हाय एवरीवन, विंग्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मेरे सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, आज का ये सेशन हम लोग चर्चा करने वाले हैं बजट पर, बजट 2023-24 पर। साथियों, इस सेशन का मतलब हुआ कि हम जितने बेसिक टू एडवांस कुछ बातें भी करेंगे। हमारा सेशन रहेगा कि प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस बजट में से, उसके ऊपर ऑल ओवर हम लोग बात करेंगे। कुछ बेसिक बातें भी बताई जाएगी, कुछ कंपैरिजन भी बताया जाएगा। आप इस क्लास को ध्यान से देखिएगा। आगे है सरकार का बोर्ड एग्जाम, आगे है सरकार का बोर्ड एग्जाम, क्योंकि यह है लास्ट फुल टर्म बजट प्लान। लास्ट फुल टर्म बजट प्लान का मतलब क्या हुआ कि लास्ट फुल टर्म बजट इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट मोदी जी की जो सरकार है, इनका ये लास्ट फुल टर्म का बजट है, लास्ट बजट है, यानी कि पूरे साल का बजट है। तो सर एक बात हमें बताइए कि बजट हम लोग फरवरी के अंदर पेश कर देते हैं, जो इलेक्शन होने वाले अगले वर्ष, अगले साल इलेक्शन होने वाले हैं सेंटर के अंदर, तो वो इलेक्शन होंगे मई या जून के अंदर, और हम लोग बजट तो पेश कर देते हैं फरवरी के अंदर। तो अगले साल भी तो जो मोदी जी की सरकार है या जो वर्तमान में जो भी सरकार है वो बजट पेश करेगी। हाँ, बिल्कुल करेगी। उस बजट को क्या कहेंगे? वो बजट उतना ही समय तक होगा जितना उनके कार्यकाल बचा हुआ है। हमारा जो बजट है वो 1 अप्रैल से लागू होता है, 31 मार्च तक चलता है। बजट पेश कब होता है? फरवरी के अंदर। अब इलेक्शन होंगे माना कि जून के अंदर, मई या जून के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं, और मई और जून तक का जो पीरियड बच जाता है, उस पीरियड के लिए जितना भी बजट बनेगा उसको बोलते हैं अंतरिम बजट। एक शब्द का हम लोग यूज करते हैं, इसको कहते हैं अंतरिम बजट। अब मोदी जी का जो भी बजट आएगा उसको बोलेंगे हम लोग अंतरिम बजट। क्या ये वर्ड आपको समझ में आया? मोदी जी अगले वर्ष जो भी बजट पेश करेंगे वो अंतरिम बजट होगा। फिर जो भी सरकार बनेगी, आगे चुनाव के अंदर जो भी सरकार जीत करके बनेगी, फिर वो नया बजट पेश करेगी। बात समझ में आ गई आपको? अंतरिम बजट और ये लास्ट टर्म बजट इसलिए इनको बोला जाता है। इन बजट के बारे में क्या क्या चीजें हैं वो भी समझेंगे। अब इन वर्ड्स के ऊपर ध्यान दीजिए। बजट को समझने से पहले 2 वर्ड्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस वर्ड को हम लोग इस बड़े बजट के अंदर हजारों बार यूज करेंगे। इन्हीं वर्ड के ऊपर पूरा बजट चलेगा। एक होती है जीडीपी, एक होता है बजट। इन दोनों के अंदर क्या फर्क है, पहले इन शब्दों के बारे में समझ लेते हैं। जीडीपी वर्सेस बजट। जीडीपी का मतलब होता है वस्तु और सेवा कर, यानी कि हमारा प्रोडक्शन कितना हुआ, हमने पैसा कमाया कितना, हमने पैसा कमाया कितना, वो है जीडीपी। क्या है? वस्तु प्लस सेवा का, सेवाओं का उत्पादन, यानी कि हमने प्रोडक्शन कितना किया, वो है हमारी सीडीपी। फिर बजट क्या होता है सर? बजट कहता है कि आपने आय यानी कि आपने कमाया कितना है, आपने एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च कितना किया है, इनका जो लेखा जोखा है वो है बजट। माना कि ऐसा समझ लीजिए कि ये है जीडीपी का मतलब है पिताजी। पिताजी क्या करते हैं? आपको पैसा कमा करके घर के अंदर लेके आते हैं, उनका काम है कमाना, वो है जीडीपी। यानी कि उनका काम है प्रोडक्शन करना, पैसे कमाना, वस्तु सेवा कर जैसे भी वो कमा के लेके आते हैं, जिस काम से भी लेके आते हैं, वो चाचा जी पिताजी उनका काम है पैसे कमाना, वो है जीडीपी। वो लेके आ गए, आकर के किसको दे दिया? दादाजी को। अब दादाजी ने कहा भाई इतना का चावल लेके आना है, इतना ये सामान लेके आना है, इतना सामान ये लेके आना है, और वर्ष के उन्होंने बताया कि हमारे पास में पिताजी ने चाचा जी ने जितना भी कमाया वो था 90 रुपए। कितने रुपए थे? 90 रुपए थे। और उन्होंने दादाजी ने कहा 10 रुपए का हमने लोन ले लिया। क्या ले लिया? 10 रुपए का हमने लोन ले लिया। अब हो गए 100 रुपए। अब 100 रुपए मैंने आपसे इस हिसाब से आई हुई हमारी, और हमने जो भी खर्चा किया, ये 100 रुपए कहां कहां पे खर्च किए, उनका जो तमाम लेखा जोखा दादाजी करेंगे, वो है एक बजट। दोनों शब्द आपको समझ में आए? यानी कि जीडीपी का मतलब है सरकार का जितना भी प्रोडक्शन हमने किया उनका बोलेंगे हम लोग जीडीपी। यानी कि सरकार ने जितना भी कमाया, ऋण लिया, लोन लिया, फिर उनका खर्चा किया, इनका जो लेखा जोखा है वो है बजट। ये दोनों शब्द आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से आई होप समझ में आए होंगे, जीडीपी वर्सेस बजट। आई होप ठीक है। चलिए आगे। अब हम लोग पढ़ेंगे पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस क्या होता है? जिसको हिंदी में बोलते हैं लोक वित्त। लोक वित्त के अंदर 2 चीजें पढ़ते हैं। एक होता है राजकोषीय नीति या राजकोषीय फंड भी बोलते हैं, यानी कि फिस्कल पॉलिसी या फिस्कल फंड। और दूसरा होता है मॉनेटरी फंड या मॉनेटरी पॉलिसी। ये मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, यानी कि मौद्रिक नीतियां क्या होती है?
और ये मौद्रिक नीतियां बनाता कौन है, मौद्रिक नीति पर हमारा क्या लेना और देना है, ये इस बात को समझते हैं। बजट से क्या लेना देना है। देखिए, मौद्रिक नीतियां वैसे तो आरबीआई बनाती है, यानी कि आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाती है। 2016 से पहले ये आरबीआई ही बनाती थी। 2016 से पहले और 2016 के बाद में ये जो राजकोषीय नीति है या फिस्कल फंड है, ये सिर्फ कौन बनाती है, हमारी संसद ही बनाती थी और आज भी संसद ही बनाती है। लेकिन जो मौद्रिक नीतियां है 2016 से पहले आरबीआई बनाती थी, लेकिन 2016 के बाद में आरबीआई प्लस गवर्नमेंट दोनों बनाती है। आरबीआई प्लस गवर्नमेंट दोनों कैसे बनाती है, जब भी मौद्रिक नीति मॉनेटरी पॉलिसी बनती है उसके अंदर कौन कौन होते हैं, 3 व्यक्ति तो होंगे आरबीआई के और 3 ही व्यक्ति हमारे गवर्नमेंट के होते हैं। 3 व्यक्ति आरबीआई के प्लस 3 व्यक्ति होंगे हमारी गवर्नमेंट के। ये बात आपको 6 व्यक्तियों की एक कमेटी होती है और ये बनाती है मौद्रिक नीतियां। ये मौद्रिक नीतियां क्या बनाती है ये बताइए। मॉनेटरी जो भी पॉलिसी बनती है वो ये बनाती है कि हमारे पास में विदेशी मुद्रा भंडार कितना होना चाहिए, विदेशी प्रतिभूतियां कितनी स्टोर होनी चाहिए, हमारे पास में गोल्ड कितना स्टोर होना चाहिए, यानी रेपो रेट को बढ़ाई जाए या रेपो रेट को घटाई जाए, महंगाई को दर को, जो बाजार की जो तरलता है उनको बनाए रखने का काम है किसका, इस मौद्रिक नीति का या फिर आरबीआई का काम है। मार्केट के अंदर महंगाई आना बढ़ना या फिर कम होना, ये सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड करता है, इस आरबीआई की यानी मौद्रिक नीति पर डिपेंड करता है। तो गवर्नमेंट के 3 व्यक्ति और 3 व्यक्ति आरबीआई की क्यों, क्योंकि कुछ कम्युनिकेशन बढ़ाने के लिए, यानी कि गवर्नमेंट और इनका किसका, आरबीआई का, इनका कम्युनिकेशन बढ़ाने के लिए ये जरूरी हो जाता है कि किस समय मौद्रिक जो महंगाई है बढ़ानी है या फिर घटानी है या बराबर रखनी है। ये सारी नीतियां बनाती कौन है, हमारी आरबीआई बनाती है। अब हम लोग बात करेंगे राजकोषीय नीति के बारे में, यानी कि फिस्कल फंड या फिस्कल पॉलिसी के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिस्कल पॉलिसी के बारे में समझते हैं। राजकोषीय नीति के 3 घटक है। कितने घटक है, 3 इसके आधार है। क्या क्या है कि सार्वजनिक प्राप्तियां, हमने पैसा कमाया कितना है, कितना पैसा हमने कमाया है, हमने खर्चा कितना किया है, एक्सपेंडिचर कितना किया है, हमने कितना ऋण लिया है। इन तमाम बातों को अगर एक भाषा में कहें तो इसी को हम लोग कहते हैं बजट। राजकोषीय यानी कि फिस्कल पॉलिसी का मतलब है राजा का कोष। राजा के कोष के अंदर कितना खजाना है उसको कहते हैं राजकोषीय नीति या राजकोषीय फंड कहते हैं। और राजकोषीय फंड का मतलब होगा कि राजा के पास में खजाना, क्या हमारे सरकार के पास में बड़े बड़े खजाने है, सोना चांदी है, बहुत सारे पैसे हैं, बहुत सारी पेटियां, नहीं। हमारा जिस प्रकार बैंक के अंदर खाता होता है उसी प्रकार के सरकार के पास भी खाते होते हैं। एक खाते का नाम है संचित निधि, एक खाते का नाम है आकस्मिक निधि यानी कि इमरजेंसी फंड कहते हैं जिसको, और एक होता है लोक लेखा निधि। 3 प्रकार के सरकार के पास में खाते होते हैं। इस खजानों के बारे में बात करेंगे। इन खातों में से गवर्नमेंट आपको कहीं इमरजेंसी फंड, कहीं पे बाढ़ आ गई तो सरकार इमरजेंसी फंड में से पैसे निकालेगी। इसके लिए गवर्नमेंट को किसी से पूछने की जरूरत, संसद से पूर्व अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप संचय निधि से पैसे निकाल रहे हो उसके अलावा उसके अंदर आपको संसद से पूर्व अनुमति लेनी जरूरी है। अभी इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे, आगे बढ़े। बजट के अंदर बात करें तो बजट के अंदर हम लोग 2 चीजें पढ़ते। क्या, एक तो हमारे पास में प्राप्तियां, हमारे पास में रिसिप्ट कितनी आई, हमारे पास में रेवेन्यू रिसिप्ट कितनी आई, हमने एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चे कितने किए। रेवेन्यू रिसिप्ट यानी कि रिसिप्ट के बारे में बात करें कि हमारी प्राप्तियों के बारे में बात करें, प्राप्तियां 2 तरीके से करते हैं, यानी कि हम पैसे 2 तरीके से कमाते हैं। एक होता है राजस्व प्राप्ति, एक होता है पूंजीगत प्राप्ति, यानी कि एक होता है रेवेन्यू रिसिप्ट, एक होता है कैपिटल रिसिप्ट। इन दोनों शब्दों को बेहतर तरीके से समझते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब क्या हुआ और कैपिटल रिसिप्ट का मतलब क्या हुआ, यानी कि राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति का अर्थ क्या होता है। राजस्व प्राप्ति का अर्थ होता है कि आपने, गवर्नमेंट ने रेगुलरी बेस पर कितना पैसा कमाया, और कैपिटल रिसिप्ट का मतलब होता है बड़ा अमाउंट कैसे कमाया। एक सिंपल सी भाषा के अंदर बताओ, एक पिताजी के 2 पुत्र है, इस रेवेन्यू के 2 पुत्र यानी कि प्राप्ति के 2 पुत्र हैं, एक का नाम है राजस्व, दूसरा का नाम है पूंजीगत। ठीक है, पिताजी के 2 पुत्र हैं, एक का राजस्व, एक राजू है, एक दूसरे का नाम कोई भी लोग पूर्ण लिख देते हैं। राजू क्या करता है, उनने एक गाय है, उनके पास में गाय या भैंस है, वो भैंस से हमेशा दूध निकालता है, सुबह और शाम को दोनों के टाइम बेचता है, और हर रोज वो 500 रुपये अपने पिताजी को ला करके देता है, हर रोज ला करके देता है। वो हो गई राजस्व प्राप्ति उसकी।
हर रोज उसके इकोनॉमी के अंदर एक अमाउंट आ रहा है, ना उसे घाटा हो रहा है ना उसे नुकसान हो रहा है, और एक रेगुलर इनकम आ रही है, उसको बोलते हैं राजस्व प्राप्ति। पूंजीगत प्राप्ति क्या, दूसरा वाला बेटा क्या कर रहा है, उस भैंस को ही बेच देता है। क्या कर देता है, उस भैंस को ही बेच देता है। अब दूसरे वाले बेटे को आप नालायक बेटा भी कहेंगे, कह सकते हैं, है ना, ऐसे बोलते हैं ना भाई, उसने भैंस बेच दी, अब भैंस से भी तो पैसे आए हैं ना, उसको बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट हमारी। अब ऐसा तो है नहीं गवर्नमेंट भैंस बेचेगी, भैंस का मतलब है हमारी जितनी, जैसे गवर्नमेंट ने रेल बेच दी, गवर्नमेंट ने एयर इंडिया बेच दी, अब एयर इंडिया से जितना भी पैसा आया तो वह कहीं ना कहीं तो खर्च होगा, वो भी गवर्नमेंट की प्राप्ति है। अब एयर इंडिया तो बेचा ना गवर्नमेंट ने, वो है उसकी पूंजीगत प्राप्तियां। अगर मैं राजस्व प्राप्ति की बात करूं तो राजस्व प्राप्ति भी 2 टाइप्स के अंदर बात करते हैं। राजस्व प्राप्ति हमारे पास में 2 तरीके से होती है, एक तो होता है टैक्स के रूप में। कैसे होती है, एक टैक्स के रूप में होगी, एक होती है नॉन टैक्स के रूप में, टैक्स के रूप में, और एक होती है नॉन टैक्स के रूप में। टैक्स के रूप में कैसे, कि हमने जो भी नौकरी पेशा के अंदर व्यक्ति है या फिर कॉर्पोरेट के अंदर है तो हमारे गवर्नमेंट टैक्स ले लेती है। एक नॉन टैक्स के रूप में, नॉन टैक्स कैसे होगा, कि आप कहीं से भी चल रहे हो और आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया तो आपने गवर्नमेंट फाइन ले लिया। आपने ओबीसी का जो अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनाया, गवर्नमेंट ने कुछ पैसा लिया आपसे। आपने जाति प्रमाण पत्र बनाया, आपसे गवर्नमेंट ने पैसा लिया। आपने मूल निवास बनाया, आपसे गवर्नमेंट ने पैसा लिए। ये जो पैसे आते हैं, ये जो गवर्नमेंट की प्राप्ति है, उसको बोलते हैं नॉन टैक्सेबल। इस प्रकार से गवर्नमेंट अपना खर्चा चलाती है, इस प्रकार से गवर्नमेंट के पास में पैसा आता है, फिर वो गवर्नमेंट क्या करता है, एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च करता है। इनका लेखा जोखा ही क्या कहलाता है, बजट। चलिए आगे, बजट 2023 अमृतकाल का पहला बजट। जब मोदी जी की सरकार 2014 के अंदर आई, उस समय उन्होंने कहा कि अच्छे दिन आने वाले हैं। इन 9 या 10 सालों के अंदर, 9 साल हो चुके हैं, 10वां साल लगेगा, 10 सालों के अंदर मोदी जी के अच्छे दिन आए या फिर नहीं आए, इस देशवासियों को सबको पता है, आपके ऊपर निर्भर करता है। हमारा काम है इस बजट को पढ़ाना, समझाना, अच्छे दिन के लिए। उन्होंने एक लोगन था, एक स्लोगन था कि अच्छे दिन आने वाले हैं 2014 के बाद आए भी होंगे। इस बार का जो बजट पेश किया गया उसके अंदर कहा कि ये अमृतकाल का पहला बजट। अमृतकाल का अर्थ क्या होता है, अमृतकाल का अर्थ होता है कि किसी भी नए कार्य को करने के लिए सही समय, शुरुआत हो चुकी है, सही या नए कार्य को शुरुआत करने की सही समय आ चुका है। अब मोदी जी की सरकार ये कहना चाहती है, ये जो वर्तमान की सरकार ये कहना चाहती है कि अभी ही सही समय है सही कार्य करने का, अभी तो समय शुरू हुआ है हमारा नए कार्य करने का। इतने दिन हमने तो पुराने वाले कार्य को ही सही करने का कार्य किया, नया काम तो अभी हम शुरू करेंगे। इस सब का यही की अर्थ होता है अमृतकाल का। ये अमृतकाल का पहला बजट है, यानी कि अमृतकाल किसे कहेंगे, हमारा जो देश आजाद हो चुका था 1947 के अंदर। कब हुआ, 1947 के अंदर। अब 2047 के अंदर हमारे हो जाएंगे 100 साल पूरे। कितना हो जाएंगे, 100 साल पूरे हो जाएंगे हमारी आजादी को। तो 2000 अब हमारे 75वें वर्ष के अंदर हम लोग प्रवेश कर चुके हैं, और ये 75वें वर्ष का हमारा पहला बजट है। बात समझ में आ गई आपको, आगे बढ़े। इस अमृतकाल के अंदर उन्होंने 3 विजन बताए कि हमारा टारगेट ये है, ये टारगेट हम अमृतकाल के अंदर अचीव करना चाहते हैं। वो क्या क्या टारगेट है इनके, युवा वर्ग पर विशेष जोर देंगे। इनकी जितनी भी भारत की युवा शक्ति है, ये युवाओं का देश कहलाता है भारत, इनके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इनके नागरिकों के अवसर पैदा किए जाएंगे, यानी कि लोगों को रोजगार पैदा किया जाएगा, लोगों को रोजगार दिया जाएगा। ये बात इन्होंने इसके अंदर कही है। इन्होंने कहा कि रोजगार के अंदर हम लोग वृद्धि करेंगे। क्या करेंगे, रोजगार के अंदर हम लोग वृद्धि करेंगे। मजबूत एवं स्थिर वृहद आर्थिक वातावरण पैदा किया जाएगा भारत के अंदर। ऐसा ना हो कि अडानी साहब के एक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद वो 3रे स्थान से सीधा 20वें स्थान पर, उनका जो शेयर का जो वैल्यू है वो 4,000 से सीधे 1,000 रुपये आ जाए। ऐसा ना हो, किसी ऐसी रिपोर्ट के अंदर देश के अंदर किसी भी खलबली न मचे। उनका आधार इतना मजबूत हो कि छोटी बड़ी चीजों से उनका कोई आधार इतना मजबूत हो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये कहना चाहते हैं गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट कहना चाहती है हम आधार इतना मजबूत कर देंगे, देश सशक्त होगा। इतनी बात इसके अंदर आपको ध्यान रखें। ये 3 टारगेट आपको ध्यान रखने हैं, आपको याद भी होना चाहिए। हमारी संविधान के अंदर बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। आज हमारे संविधान के अंदर बजट शब्द का कहीं पे भी उल्लेख नहीं है। तो ये बजट शब्द आया कहां से,
ये बजट शब्द है फ्रेंच भाषा का शब्द है। किसका है? फ्रेंच भाषा का शब्द है। इस बजट शब्द का जो अर्थ है वो होता है चमड़े का थैला। जब हमारे ब्रिटिश भारत था, ब्रिटिश भारत था, जब ब्रिटेन वालों का यहाँ पर शासन था, तो 1860 के अंदर जब बजट पेश किया गया था पहली बार विल्सन के द्वारा, किसके द्वारा पेश किया गया था? विल्सन के द्वारा। उस समय इस बजट शब्द को उपयोग किया गया था जब हमारा देश 1947 के अंदर आजाद हो चुका था और हमारा देश का खुद का संविधान बन चुका था। उसके अंदर संविधान के अंदर फर्स्ट से लेकर लास्ट तक कहीं पे भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। अनुच्छेद 212 क्या कहता है? 112 सॉरी, अनुच्छेद 112 के अंदर कहा गया कि भारत सरकार हर साल संसद में देश का वित्तीय विवरण पेश करेगी। क्या करेगी? वित्तीय विवरण। इन्होंने एक शब्द का उल्लेख किया है, वित्तीय विवरण। बात समझ में आ गई? हमारे संविधान के अंदर बजट की जगह पर कौन सा शब्द है? वित्तीय विवरण है। आप भी ध्यान रखिए, 112 अनुच्छेद आपसे पूछा जा सकता है किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर। टैक्स 2 प्रकार से वसूला जाता है। मैं सिंपल भाषा में, ये बेसिक से एडवांस नहीं है, हम इस क्लास को लेंगे जो करंट बेस है उसके आधार पर लेंगे। जो करंट के अंदर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं इस बजट से, उसके बारे में हम लोग ऑल ओवर बातें करेंगे। हमारी जो क्लास है बजट के ऊपर, यानी कि इकोनॉमिक्स के ऊपर, पब्लिक फाइनेंस के ऊपर अलग से क्लासें लगाएंगे और वो 8 घंटे की लगभग क्लास होगी, 7 से 8 घंटे की, वो एक अलग से चलाएंगे। 2 प्रकार से टैक्स वसूला जाता है। एक होता है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स के अंदर हम लोग कैसे लेते हैं? एक नौकरी पैसा वाला टैक्स। अगर 7 लाख, इस बजट के हिसाब से अगर 7 लाख से ज्यादा आपकी इनकम है तो आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। दूसरी चीज है कॉर्पोरेट टैक्स हो गया। कॉर्पोरेट कंपनियों से जो हम लोग टैक्स लेते हैं। हमारे देश की बात करें तो देखिए, हमारे देश के अंदर 140 करोड़ जनसंख्या है लगभग। इस समय 140 करोड़ जनसंख्या है और इसमें से सिर्फ 6% लोग ही क्या करते हैं? टैक्स पे करते हैं। टैक्स पेयर कितने हैं? सिर्फ 6%। सिर्फ 8 करोड़ 22 लाख लोग हैं जो टैक्स देते हैं, जो टोटल जनसंख्या का 6% है। ये बहुत कम है। हर व्यक्ति को अपना टैक्स पे करना चाहिए। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप टैक्स पे करिए। दूसरा टैक्स है इनडायरेक्ट टैक्स। ये तो डायरेक्ट टैक्स हो गया। अब इनडायरेक्ट टैक्स कैसे लेते हैं? आप किसी भी मार्केट के दुकान पे गए, साबुन खरीदा आपने बिस्किट खरीदा, आपने कोई भी सामान खरीदा, ग्रोसरी का कोई भी सामान खरीदा, किसी भी सामान को खरीदा, तो आपको माना कि 100 रुपए के कोई भी प्रोडक्ट है। अब उसको आपको 110 रुपए या 105 रुपए नहीं देने, आपको 100 रुपए ही देने हैं। उसके अंदर इंक्लूड है ऑलरेडी जीएसटी। समझ में आ गई आपको? वो जीएसटी ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूडेड है, आपको अलग से पे नहीं करना। वो है इनडायरेक्ट टैक्स। आप जीएसटी के रूप में और क्या देते हो? उस टैक्स को देते हो। बात समझ में आ गई आपको? इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स किस प्रकार से? इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब उसका हर वस्तु के अंदर पहले से इंक्लूड है, आपको अलग से देने की जरूरत नहीं है। हमारा जो जीएसटी कलेक्शन है वो कैसा रहा? 2021 के अंदर 10.5 लाख करोड़ ऑल ओवर, लगभग समझा रहा हूं, 10.5 लाख करोड़ हमने जीएसटी कलेक्शन किया। कब? 2021 के अंदर। और 2022 के बारे में बात करें तो 2022 के अंदर हमने 13.5 लाख करोड़ रुपए हमने जीएसटी के रूप में कलेक्शन किया। जहां पड़ोसी की हाल थी बेहाल, जहां पड़ोसी की चाल थी बेचाल, उस समय हमारी चाल थी बेमिसाल। जिस समय देश के अंदर कोरोना था, विश्व के अंदर कोरोना था, उधर रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा था, फिर भी हमारे देश के लोगों ने वस्तुएं खरीदने में झिझक नहीं थी। हमारे लोगों ने वस्तुएं खरीदी तभी तो हमने जीएसटी लगाया, जीएसटी दिया है। 1 साल के अंदर हमने 25% ग्रोथ हायर की है। किसके अंदर? जीएसटी के अंदर 25% की ग्रोथ हमने हासिल की है। जीएसटी के अंदर कितनी ग्रोथ हासिल की है? 25%। ध्यान रखिए, याद रखिए। अब हम बात करेंगे पैसा आता कहां से है और पैसा खर्च कहां पे होता है। हमारे पास में सबसे बड़ा अमाउंट आता है लोन के रूप में। हम दूसरों से ऋण लेते हैं। क्या लेते हैं? हम दूसरों से ऋण लेते हैं। हम 100 रुपए अगर हमारे पास गवर्नमेंट के पास में होते हैं तो वो 100 रुपए में से 34 रुपए क्या करती है? लोन के रूप में लेती है, उधार लेती है। ठीक है। फिर हमारे पास जो कॉर्पोरेट टैक्स आता है, निगम कर आता है, वो 15 रुपए आता है या 15% आता है 100 रुपए में से। आयकर इनकम टैक्स 15 रुपए, सीमा शुल्क है वो आता है कितना? कस्टम टैक्स आता है 4 रुपए, और केंद्रीय उत्पाद शुल्क कितना आता है? 7 रुपए। इसके अलावा माल एवं सेवा कर वो आता है आपका 17 पैसे। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इनकी जीएसटी के रूप में हम लोग 100 रुपए में से 17 रुपए कमा लेते हैं। अच्छी बात है। और ऋण भिन्न पूंजी प्राप्ति हमारे पास में होती है 2 पैसे, लगभग 2 रुपए, 2% कह सकते हैं आप लोग 100 रुपए में से। इतनी बातें इस प्रकार से हमारे पास में ये पैसा का स्लैब आता है।
तो इतना बड़ा अमाउंट अगर हम लोग उधार लेते हैं तो ब्याज भी तो देना पड़ता है। तो हम सरकार के पास में अगर 100 रुपए है तो वो किस किस को कितने कितने रुपए देगी, ये भी बताया गया कि अगर आपके पास में 100 रुपए गवर्नमेंट के पास में, तो वो ब्याज के रूप में 20 रुपए लौटा देगी। 34 रुपए अगर इतना बड़ा अमाउंट लिया तो 20 रुपए ब्याज के रूप में दे देगी। 7 रुपए जितनी भी सब्सिडियां मिलती है गवर्नमेंट की उसके अंदर चला जाएगा। डिफेंस के अंदर, रक्षा उद्योग के अंदर, रक्षा के अंदर हमारे 8 रुपए पैसे खर्च हो जाते 8 रुपए खर्च हो जाते हैं। पेंशन के रूप में हम लोग 4 रुपए, और केंद्र की जितनी भी योजनाएं हैं, सार्वजनिक योजनाएं जो लोगों के जन कल्याण की योजनाओं के अंदर चले जाते हैं 9 रुपए। केंद्र क्षेत्र की योजनाएं, केंद्र क्षेत्र की योजनाएं और केंद्र योजना, केंद्रीय योजनाएं क्या है, राज्य और केंद्र की दोनों की समन्वित जो योजनाएं होती है उनको कहते हैं केंद्र क्षेत्र की योजनाएं, जिसके अंदर 17 रुपए चले जाते हैं। कितने रुपए चले जाते हैं? 17 रुपए। और राज्यों का जो टैक्स का हिस्सा है वो है 18 रुपए। अलग अलग राज्य का जो जीएसटी कलेक्शन है अलग अलग राज्यों को वापस देना पड़ता है, वो है 18 रुपए। और अन्य खर्चा है सो कितना है? 17 रुपए होता है। इतनी बातें हमारे पास जो गवर्नमेंट का जो पैसा आता है वो किसी के अंदर खर्च हो जाता है। आइए आपको बातें समझ में आई होगी। 2023 का जो बजट पेश किया गया है तो गवर्नमेंट ने कहा कि ये 45 लाख करोड़ रुपए का लगभग बजट है। कितना है? 45 लाख करोड़ रुपए का ये बजट है। लेकिन गवर्नमेंट की जो आय है वो कितनी है? 27 लाख करोड़ रुपए। कितनी है? 27 लाख करोड़ रुपए गवर्नमेंट की आय है। और गवर्नमेंट खर्च कितना करेगी? 45 लाख करोड़। तो सर ये बीच वाला पैसा कहां से आएगा? ये हम लोग लेंगे उधार। अब यह लोग उधार लेंगे तो हम उधार किससे लेंगे? हम भी अपने घर के अंदर कुछ भी नया काम करना होता है या भी कोई भी काम करना होता है तो हमारे पास में अगर पैसे नहीं होते हैं तो हम अपने रिश्तेदार से पैसे लेना पसंद करेंगे या फिर बैंक से? आपका जवाब है, बताइए। देखो ये क्लास बहुत अद्भुत होने वाली है। अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो तो भी फायदेमंद है, नहीं कर रहे हो तो भी फायदेमंद है। बहुत कुछ सिखाइए आपको, है ना। देखिए अगर आपके पास में पैसा नहीं है, आप किसी से उधार लेते हो, रिश्तेदार से लोगों और कोई भी काम कर लिया तो रिश्तेदार के मन में अंदर एक तो चीज आएगी, पैसे तो मेरे से ही ले लेंगे, लिया है, बड़ा तुम तड़ाक से चल रहा है। और कहीं ना कहीं वो हमें अंडर में रखने की कोशिश करेगा कि कुछ अपनी नीतियां बनाने की कोशिश करेगा। इसका मतलब भारत क्या चीन से लेगा? भारत का पड़ोसी देश चीन से लेगा, अमेरिका से लोन लेगा, या फिर चीन से लेगा, या फिर रशिया से लेगा, फ्रांस से लेगा, ब्रिटेन से लेगा? ये हमारे पड़ोसी या फिर ये हमारे रिश्तेदार ही तो हैं। हमने अमेरिका से या चाइना से कुछ ऋण ले लिया, हमने कुछ करोड़ रुपए ले लिए, फिर चाइना भी हमको बोलेगा कि भारत हमने भी तुमको पैसे दिए, ऐसा करो कि तुम अपने जगह पर हमें एक एयरपोर्ट बनाने दीजिए। हमने आपको लोन दिया ना। श्रीलंका के साथ में ऐसा ही हुआ, वो गवादर बंदरगाह चला गया। इसी प्रकार से ये जो पॉलिसी है, इसलिए हम लोग बाहर की जो नीतियां हैं वो है पड़ोसियों से ऋण लेने की नहीं है। भारत जाएगा अगर उनको उधार लेना है तो विश्व बैंक के पास में, एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास में, IMF के पास में, इनसे बैंकों से लोन लेना पसंद करता है भारत भी। बात समझ में आ गई। इससे विदेश जो नीतियां हैं उसके अंदर सक्षमता और दृढ़ता बनी रहती है ताकि हम लोग बीच का रास्ता कहीं पे भी निकाल सकें। आइए आपको बातें समझ में आई हो तो 27 लाख करोड़ रुपए हमारी इनकम है और 45 लाख करोड़ का ये बजट है इस साल का। तो 42 लाख करोड़ में से किन को कितना कितना मिलेगा हम आगे चर्चा करेंगे। चलिए चलो कुछ हिस्ट्री को पढ़ते हैं पुरानी, वो क्या है। इस बार का ये निर्मला सीतारमण के द्वारा बजट पेश किया गया था। ब्रिटिश भर का पहला बजट, ब्रिटिश भर का पहला बजट आता है 1860 के अंदर जेम्स विल्सन के द्वारा पेश किया गया था। किसके द्वारा? जेम्स विल्सन के द्वारा ब्रिटिश भर का बजट पेश किया गया था। और स्वतंत्र भारत की हमारा देश 1947 के अंदर आजाद हो गया था। और 1947 के अंदर जो बजट पेश किया गया था वो था षणमुखम सेठी के द्वारा। किसके द्वारा? षणमुखम सेठी के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। गणतंत्र भारत का जो पहला बजट है 1950 के अंदर जॉन मथाई के द्वारा पेश किया गया था। किसके द्वारा? जॉन मथाई के द्वारा। और सर्वाधिक बार अगर बजट पेश किया गया है तो वो किसके द्वारा किया गया है? तो मोरारजी देसाई के द्वारा। किसके द्वारा? मोरारजी देसाई के द्वारा 10 बार बजट पेश किया गया, सर्वाधिक बार। तो प्रथम महिला की बार बात करूं तो प्रथम महिला कौन थी जिसने बजट पेश किया? वो थी इंदिरा गांधी। क्या नाम आता है? इंदिरा गांधी। क्या नाम आ जाता है साथियों? इंदिरा गांधी के द्वारा प्रथम बार महिलाओं के अंदर बजट पेश किया गया था। आप इस बात को भी ध्यान रखिए। और महिलाओं के अंदर सर्वाधिक बार या पूर्णकालिक
पिछले 5 सालों से, तो वो उसका नाम आता था निर्मला सीतारमण। सर्वाधिक बार महिलाओं के अंदर कौन? निर्मला सीतारमण। और सर्वाधिक बार तो मोरारजी देसाई का नाम आ जाएगा। बात समझ में आ गई आपको? स्वतंत्र भारत का प्रथम तो वो षणमुखम सेठी है। गणतंत्र भारत का प्रथम तो कौन है? जॉन मथाई साहब। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको ध्यान में रखना है। और इस बजट के अंदर शुरुआत के अंदर उन्होंने क्या कहा, उस बात को समझते हैं कि चालू वर्ष का हमारी आजादी के 75वें साल में दुनिया ने भारतीय अर्थव्यवस्था को चमकता सितारा माना। क्या कहा? भारत ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष में आजादी के 75वें साल में दुनिया ने भारतीय अर्थव्यवस्था को चमकता सितारा माना। चालू वित्तीय वर्ष का हमारी आर्थिक विकास दर 7% होने का अनुमान लगाया गया है। कितना प्रतिशत की? 7% का हमने क्या अनुमान लगाया कि हमारी विकास दर रहने वाली है। जहां पड़ोसी हो गए हैं फेल, जहां पड़ोसी हो गए हैं फेल, वहां हमारे दिए के अंदर बचा हुआ अभी काफी थे। हमारी विकास दर अच्छी है। जहां श्रीलंका के बारे में बात करें, पाकिस्तान के बारे में बात करें, चाहे बांग्लादेश के बारे में, हमारे पड़ोसी देशों की इतनी हालत खराब हो चुकी है, लेकिन भारत वाकई में कुछ बड़ा अच्छा किया। ये वाकई में चमकता सितारा की तरह है। ये दुनिया ने भी लोहा माना है। अब आगे हम लोग चर्चा करेंगे इसके बारे में डिटेल में। देखिए आगे कहा जाता है कि जब भी बजट आता है तो कभी कहते हैं कि ये पूंजीपतियों का बजट है, ये एक चुनावी बजट है। ये कैसा बजट है? मेरी नजर में ये लॉन्ग टर्म बजट है। ये साल भर का बजट नहीं है। लॉन्ग टर्म बजट का मतलब सरकार के जो लक्ष्य है वो काफी बड़े हैं। ये लंबा समय का बजट है, जिसमें राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, 9 राज्य के अंदर राज्यों का इलेक्शन है, केंद्र के इलेक्शन है। फिर भी ये जो बजट है वाकई में फ्री में किसी को कुछ भी नहीं मिला। ऐसा नहीं कि सरकार ने ऐसा बोल दिया कि इतने लाख नौकरियां देंगे, उन्होंने बात ही नहीं की। उन्होंने कहा हम लोग स्किल डेवलपमेंट करेंगे, युवाओं को तैयार करेंगे, फिर उनको रोजगार देंगे। बहुत अच्छी बात लगी, ये भी अच्छी बात है ये तो, ठीक है। इसलिए ये लॉन्ग टर्म बजट है। ये चुनावी बजट भी नहीं कह सकते, ये पूंजीपतियों का बजट भी नहीं कह सकते हम लोग, क्योंकि आगे हम लोग जब भी चर्चा करेंगे तो ये किनका बजट है, कैसा बजट है, ये भी हम लोगों को बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। 9 साल में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हुई है। इन्होंने क्या कहा? निर्मला सीतारमण ने कहा जब मोदी जी की सरकार 2014 के अंदर बनी और आज 2023 चल रहा है, अर्थ व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय कितनी हो चुकी है? दोगुनी हो चुकी है। प्रति व्यक्ति आय कितनी? 1,97,000 इन्होंने बताया है। 1,97,000 इन्होंने कहा कि प्रति व्यक्ति आय हो चुकी है 1,97,000। अब मैं बात करूं कंपैरिजन के बारे में बात करते हैं तो चाइना के अंदर बात करते प्रति व्यक्ति जो आय है लगभग 9,70,000 है। कितनी है? 9,70,000 प्रति व्यक्ति आय है। अब मैं अमेरिका की बारे में बात करूं तो वहां प्रति व्यक्ति आय 58 लाख रुपए है। ब्रिटेन की बात करें 36 लाख है। जापान की बारे में बात करें तो जापान के अंदर 35 लाख रुपए प्रति व्यक्ति आय है। अगर रशिया की बात करो 9.5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति आय है, तो फिर 1,75,000 कोई बड़ा अमाउंट है? नहीं। ज्यादा खुश होने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन ठीक है, डबल हुई है। बात आ गई आपको समझ में? सीतारमण का जहां पूरी दुनिया में वैश्विक मंदी के चलते भारत की ग्रोथ बाकी देशों से मुकाबले काफी अच्छी है, उन्होंने ऐसे ही बताया। ठीक है, अब इंडिया ब्रिटेन को पीछे छोड़कर 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। इस बात को भी विशेष तौर से आप ध्यान रखिए। क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसको पीछे छोड़ा है? भारत ने ब्रिटेन को पीछे छोड़ा है। भारत की $3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। कितनी? जो हमारी भारत की जो इकोनॉमी कितनी है? $3.5 ट्रिलियन की है, यानी कि 2.86 लाख करोड़ रुपए की, 2.86 लाख करोड़ रुपए की हमारी इकोनॉमी है। और हमने ब्रिटेन को पीछे छोड़कर 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन चुका है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। भारत दुनिया में डिजिटल ट्रांजैक्शन के नंबर 1 बन चुका है। आप भी देख लीजिए, डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत के अंदर इतना ज्यादा बढ़ चुका है जिसकी कोई हद नहीं। जितने भी मेरे साथ में युवा साथी जुड़े हुए हैं वो सारे के सारे पेटीएम यूजर्स, चाहे गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, ये तमाम चीजें यूज करते हैं। नॉर्मली पैसा नहीं रखते, ऐसा मेरा मानना है। भारत ने एक साल के अंदर 126 लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन किया। कितना? 1.26 लाख करोड़ का हमने ट्रांजैक्शन किया सिर्फ एक साल के अंदर। ये बहुत बड़ा अमाउंट है और भारत दुनिया का पहला सर्वाधिक डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वाला देश बन गया है। याद रखिएगा इस बात को भी। भारत @100 यात्रा, इनका जो लक्ष्य है 100 यानी कि 100 वर्ष, जब 1940 2047 के अंदर हमारे पूरे हो जाएंगे 100 वर्ष,
उनका क्या बात है, इन्होंने कहा महिला सशक्तिकरण किया जाएगा, सशक्तिकरण यानी कि इंपावरमेंट बढ़ाया जाएगा महिलाओं का। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान पीएम विकास योजना, इनके जितने भी छोटे उद्योग वाले हैं, शिल्पकार हैं, उनको और विशेष ध्यान दिया जाएगा, उनको एक बाजार पे दिया जाएगा, उनके लिए विशेष तौर से योजनाएं लाई जाएगी, उनको डिजिटल चीजें सिखाई जाएगी। इनका एक विश्वकर्मा इनका एक लक्ष्य है। पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा, हरित विकास इनकी ग्रीन डेवलपमेंट के अंदर सबसे ज्यादा इनका योगदान रहने की बात कही गई है। ये हमारा 2023 के एट द 100 की बात है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, ये काफी वर्षों से चली आ रही है। इन्होंने क्या कोविड-19 के दौरान, ये भी याद रखना है आपको, कोविड-19 के दौरान 80 करोड़ से अधिक लोगों के लिए 28 महीने का मुफ्त भोजन इन्होंने दिया है कोविड के अंदर। इस गवर्नमेंट ने कोविड-19 के अंदर 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में यानी कि फ्री में भोजन दिया है, ठीक है। और इस जो योजना है पीएम गरीब कल्याण योजना, इसको 1 वर्ष के लिए क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। 1 जनवरी 2023 से वापस से इसको लागू कर दिया गया है, यानी कि अब से 1 साल के अंदर लोगों को फ्री में ये जो अन्न है वो दिया जाएगा, ठीक है। इतनी बात भी आपको ध्यान रखनी है। ये 2023-24 का जो बजट है, इसके अंदर 7 पिलर इन्होंने माने हैं। सप्तऋषि बजट भी कहते हैं इसको, क्या कहेंगे, सप्तऋषि बजट, यानी कि 7 पिलर है इनके, 7 आधार है। इसका जो फाउंडेशन है 7 आधारों पर बनाई गई है। इन्होंने कहा कि समावेशी विकास किया जाएगा, क्षेत्रीय वित्तीय क्षेत्र, आर्थिक आखिरी व्यक्ति तक पहुंच, अवसंरचना एवं निवेश, समता का विकास, हरित विकास, युवा शक्ति पर विशेष ध्यान। इनका ऑल ओवर ये टारगेट है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा और 7वां वित्तीय क्षेत्र का 7वें नंबर पर समावेशी विकास करना। क्या चीजें इसके बारे में, इनका 7 पिलर, ये 7 पिलर आपको याद रखने। क्या है, समावेशी विकास, आखिरी व्यक्ति तक पहुंच बनाना, अवसंरचना यानी निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, समता का विकास करना, हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट, युवा शक्ति यूथ एम्पावरमेंट, वित्तीय क्षेत्र यानी कि इकोनॉमिक क्षेत्र। इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। हम सबसे पहले बात करेंगे प्राथमिक क्षेत्र यानी कि समावेशी विकास के बारे में। प्राथमिक क्षेत्र 1 समावेशी विकास। समावेशी विकास के अंदर हम लोग 3 चीजें पढ़ेंगे। एक हम लोग पढ़ेंगे कृषि के बारे में, दूसरा नंबर पढ़ेंगे शिक्षा के बारे में और स्वास्थ्य के बारे में। ये तीनों भी आपको याद रखने हैं। समावेशी विकास के अंदर क्या क्या विकास करेंगे, तो कृषि का करेंगे, शिक्षा का करेंगे और स्वास्थ्य के का भी करेंगे। इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं। कृषि एवं सहकारिता, क्या क्या किया जाएगा, कृषि वर्धक निधि यानी एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड बनाया जाएगा, यानी कि युवा जो भी उद्यमी है, जो किसान के बेटे युवा उद्यमी हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए, वो अगर टमाटर का सॉस बना करके बेचना चाहता है, छोटे छोटे स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए, किसानों के जो भी एग्रीकल्चर जो कच्चा माल है उसको पक्का माल तैयार करने के लिए जो भी अगर स्टार्टअप्स लगाना चाहता है, गवर्नमेंट उसके लिए सब्सिडी देगी, उनको सहायता देगी। इनके लिए उन्होंने एक अलग से फंड की व्यवस्था की, उसका नाम है एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड, याद रह जाएगा। आत्मनिर्भर बागवानी कार्यक्रम के लिए 2200 करोड़ रुपए स्वच्छ पौध कार्यक्रम के लिए दिए गए। कितने, 2200 करोड़ रुपए, ठीक है। मिलेट के लिए वैश्विक केंद्र बनाया जाएगा। मिलेट यानी कि बड़ी अनाज, बड़ी अनाज के अंदर, मिलेट के अंदर कौन कौन से आएंगे, अन्नश्री योजना इन्होंने प्रारंभ की। कौन सी वाली, अन्नश्री योजना। अन्नश्री योजना यानी कि ज्वार है, रागी है, बाजरा है, कुटकी है और सामा, इनका जो आपको याद रखना है। ज्वार श्री, अन्नश्री के अंदर ज्वार श्री, बाजरा, कुटकी, सामा, इन फसलों के ऊपर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके अंदर बाजरा, भारतीय बाजरा अनुसंधान केंद्र हैदराबाद को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। बाजरा के लिए, उसके अनुसंधान के लिए कहां पर उसका केंद्र बनाया जाएगा, हैदराबाद के अंदर। क्या ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। हैदराबाद के अंदर उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा बाजरा अनुसंधान के लिए, ये बात आपको याद में रखनी है। और इसके अलावा क्या है, पशुपालन, डेयरी और पशु मत्स्य पालन के लिए इन्होंने 20 लाख करोड़ रुपए का कृषि ऋण देने की बात की है। कृषि के अंदर क्या क्या चीज आती है, पशुपालन भी आएगा, मत्स्य पालन भी आएगा, डेयरी भी आएगा और फसल भी आएगा। समझ में आ गई। इसके लिए इन्होंने 20 लाख करोड़ रुपए का ऋण देने की बात कही है। आगे बढ़े, शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के लिए इन्होंने क्या कहा, स्वास्थ्य शिक्षा और कौशल विकास किया जाएगा। जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान के अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए, यानी कि जो नवाचार जो भी टेक्नोलॉजी आती है, तकनीकी,
जो नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है, जो शिक्षकों को नॉलेज नहीं होती है, उनके लिए शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। ये बात इसके अंदर कही गई है। इन्होंने कहा कि बच्चों में किशोरों के लिए डिजिटल पुस्तकालय की व्यवस्था की जाएगी। क्या की जाएगी? डिजिटल पुस्तकालय। फिजिकली आप किसी लाइब्रेरी के अंदर जाते हैं, वहां से पुस्तकें लेते हैं, वहां से लेने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या होगा कि आपको फिजिकली पढ़ने के लिए आपके मोबाइल के अंदर आप एक साथ में लाखों लोग पढ़ सकते हो उस पुस्तक को। डिजिटली आपको लाइब्रेरी दी जाएगी। जिस प्रकार ये भाई साहब यहाँ पे खड़े हैं लैपटॉप के अंदर, यहां से आप कोई भी पुस्तक डिजिटली रूप से आप पढ़ सकते हैं और एक साथ में हजारों लोग पढ़ सकते हैं। ऐसी एक लाइब्रेरी इनके द्वारा बनाई जाएगी। अब हम लोग कंपैरिजन करते हैं तो भारत अपने जो बजट का है 3.1% और जीडीपी का मैं बोलूं तो 2.1% किसके ऊपर खर्च करता है? शिक्षा के ऊपर खर्च करता है। 2014 के बारे में बात करते हैं। 2000 जिस समय 2010-11 के बारे में बात करें, 10-11 के अंदर प्रति एक शिक्षक के पास में 43 कितने थे? 43 स्टूडेंट थे। कितने थे? 43। लेकिन 2023 के अंदर एक टीचर के अंडर में 26 बच्चे आते हैं। कितने? हमने अच्छा विकास किया है, शिक्षकों को विशेष तौर से ध्यान दिया है, हमारे टेक्नोलॉजी एजुटेक का काफी अच्छा सिस्टम हुआ है। इसके अलावा नेपाल के अंदर अपना बजट का 5% किया है शिक्षा के ऊपर खर्च किया जाता है, लेकिन भारत के अंदर कितना किया? 3.1। हमारे पड़ोस के अंदर है नेपाल है, भूटान है, इसके द्वारा। कनाडा के अंदर 5.5 अपन बजट का करते हैं। जापान की बात करते तो 3.6% करता अपने बजट का शिक्षा के ऊपर खर्च करते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें तो वहां पे 5% अपने शिक्षा के ऊपर खर्च किया जाता है। भारत के अंदर ये काफी कम है, इसको बढ़ाना चाहिए। स्वास्थ्य हेल्थ के बारे में बात करते हैं। सरकार ने कहा कि सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन के लिए 2047 उन्होंने टारगेट रखा। सिकल सेल एनीमिया क्या होता है? एनीमिया का अर्थ होता है रक्त की कमी। किसकी कमी? रक्त की कमी, यानी कि खून की कमी। और सिकल सेल एनीमिया का मतलब है हमारी जो आरबीसी है, क्या है? हमारी जो आरबीसी है वो क्या हो जाती है? हंसियाकार। इस प्रकार की हंसियाकार हो जाती है। इनसे निपटने के लिए सरकार ने कहा हमारा जो टारगेट है 2047 तक हम इसके लिए तैयार है। ठीक है, इसके लिए इन्होंने और भी क्या बातें कही? 7 करोड़ पीपल टू बी टेस्टेड फॉर सिकल सेल एनीमिया। 7 करोड़ लोगों को इसके लिए टेस्ट किया जाएगा सिकल सेल एनीमिया से निपटने के लिए। कोविड-19 के अंदर हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। विश्व के 60% वैक्सीन, इंडिया सप्लाइज नियरली 60% ऑफ वैक्सीन यूज्ड वर्ल्ड वाइड। दुनिया के 60% जो वैक्सीन है भारत ने दी। दुनिया को 60% जो वैक्सीन है वो सिर्फ और सिर्फ किसने दी है? भारत ने दी है। दुनिया के 98 देशों को भारत ने क्या दिया? वैक्सीन दी है। कितने देशों को? 98 कंट्रीज को भारत ने वैक्सीन दी है। चाहे वो किसी को फ्री में दी है, चाहे उससे किसी न किसी रूप से पैसे भी कमाए। जिससे गवर्नमेंट के अंदर इकोनॉमी वृद्धि हुई, उनको टैक्स के रूप में वृद्धि हुई, हमारे भारत का मान सम्मान बढ़ा। ब्राजील के राष्ट्रपति ने, किसके? ब्राजील के राष्ट्रपति ने कहा कि ये तो संजीवनी बूटी है। भारत को संजीवनी बूटी का दर्जा दिया। किसने? ब्राजील के राष्ट्रपति ने। उन्होंने कहा कि संकट कटे मिटे सब पीड़ा, वैक्सीन का हमने उठाया जब से बीड़ा। यानी कि भारत ने वैक्सीन का बीड़ा उठाया जब से, तो विश्व के अंदर इस महामारी से निपटने में भारत का सबसे बड़ा योगदान था। किसका? भारत का इस महामारी के अंदर निपटने का सबसे बड़ा योगदान किसका था? भारत का था। किसको? भारत को किसकी संज्ञा दी? भगवान हनुमान जी की संज्ञा दी गई। आज हेल्थ इंडेक्स की बात करता हूं तो भारत की इंडेक्स काफी खराब है। 190 देशों के अंदर भारत लगभग 45 स्थान पर आ जाता है। भारत की हेल्थ इंडेक्स काफी खराब है, इसको सुधारने की जरूरत है। इसके लिए सरकार ने भी 157 नर्सिंग कॉलेज बनाने की बात कही है। कितने? 157 नर्सिंग कॉलेज बनाने की सरकार ने बात कही है। और सरकार ने फार्मास्यूटिकल्स के लिए, यानी कि फार्मा की जो R&D करने के लिए 1250 करोड़ रुपए इन्होंने इन्वेस्ट किए हैं। फार्मा की R&D करने के लिए, दवाओं को बनाने के लिए, दवाओं के अंदर टेस्ट करने के लिए, इसके लिए काफी अच्छा है। संजीवनी वैक्सीन की संजीवनी बूटी देश विदेश तक पहुंचाना हमारी है ड्यूटी। ठीक है, इंडिया ने कितनी वैक्सीन दी है विदेशों को? तो 60% वैक्सीन पूरी दुनिया को भारत ने दी है। ठीक है, इंडिया 98 देशों को क्या भेजी है? अपनी वैक्सीन भेजी है, जिससे हमें काफी अच्छा फायदा भी होता है। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर की बारे में बात करते, स्वास्थ्य के बारे में पहले बात करते, इंफ्रास्ट्रक्चर की हमने बात नहीं की। 157 नर्सिंग कॉलेज 2047 तक हमने सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने की बात कही है। और मेडिकल फील्ड में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए भी बात कही गई है। ठीक है, आगे बढ़े। दूसरा प्राथमिकता थी हमारी अंतिम व्यक्ति तक पहुंच बनाना।
अंतिम छोर एवं व्यक्ति तक क्या करनी है, हमको पहुंच बनानी है, माइलस्टोन तक हमको पहुंचना है। इसके लिए सरकार का एक मिशन चलता है, प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन, यानी पर्टिकुलरली विल्नरेबल ट्राइब ग्रुप्स, यानी कि ऐसे व्यक्तियों तक पहुंच बनानी जहां पर इंटरनेट की व्यवस्था नहीं है। आज भी वहां पर शिक्षा का कोई नामो निशान नहीं है। डिजिटल तो बात छोड़ो, वहां शिक्षा का कोई विकास नहीं है। आज भी वहां के लोग, ऐसी जनजातियां हैं भारत के अंदर जो क्या करती है, शिकार करके अपना भोजन बनाती है। ऐसी जनजातियों तक सरकार की पहुंच बनाने के लिए इसकी जो व्यवस्था की गई है। इसके लिए 1973 के अंदर डेबर आयोग बना था। किसका? डेबर आयोग बना था ऐसी जनजातियों को पहचानने के लिए। भारत के अंदर ऐसी जनजातियां कितनी है? 75। कितनी जनजाति है? 75 जनजातियां हैं जो आज भी शिक्षा से काफी दूर है। उनके अंदर कोई सी भी प्रकार का विकास नहीं है। वे आज भी मछली पालन करते हैं और मछली पालन वो शिकार करके अपना भोजन, अपना गुजारा करते हैं। ऐसी लोगों को तक पहुंच बनाने के लिए 75। और सर्वाधिक कहां पे है? तो सर्वाधिक अगर ऐसी जनजातियों की बात करें तो उड़ीसा के अंदर है। उड़ीसा राज्य के अंदर सर्वाधिक ऐसी जनजाति है। आगे बढ़े, याद हो जाइएगा आपको ये बातें। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम 500 ब्लॉक, इन्होंने सबसे पहले यहाँ पर आकांक्षी जिला कार्यक्रम चलाया था। इससे पहले 112 के अंदर, 112 जिलों के अंदर ये आकांक्षी जिला कार्यक्रम चलाया था। अब ये सरकार चला रही है 500 ब्लॉक के अंदर। जैसे ब्लॉक होते हैं, जिले के अंदर एक भाग होता है ब्लॉक का, इस प्रकार से 500 ब्लॉकों के अंदर ये कार्यक्रम चला रहा है, जिसके अंदर स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और आधारभूत संरचनाओं पर विशेष रूप से गवर्नमेंट ध्यान देगी। आगे बढ़े, सरकार ने अंतिम व्यक्ति तक पहुंच बनाने के लिए एक और योजना थी, ऊपरी भद्रा योजना है कर्नाटक की। कहां की है साथियों? ये है कर्नाटक की। कहां की है साथियों? ये कर्नाटक की है। कर्नाटक को सूखा से प्रभावित क्षेत्रों के लिए 5300 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने सहायता के रूप में दिए। कितने? 5300 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने कर्नाटक को दिए हैं ऊपरी भद्रा योजना के तहत सूखे से निपटने के लिए। आगे बढ़े, भारत साझा पुरालेख निदान भारत श्री, यानी कि जितने भी पुराने लेख हैं हमारे, चाहे वो महाभारत हो, रामायण हो, या फिर तुलसीदास की जो कथाएं हैं, रामचरित मानस से, इनको डिजिटली लेके आना इनका कार्य। 1 लाख प्राचीन पुरालेखों को क्या किया जाएगा? डिजिटलीकरण किया जाएगा। बात समझ में आ गई आपको? इसकी बात का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 740 एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूलों के एकाधिक शिक्षकों की भर्ती करना इनका कार्य है। आवासीय, एकलव्य आवासीय, यानी कि जो व्यक्ति गरीब है वगैरह है, उनके लोग अच्छे से अच्छे शिक्षक उनको मिल सके, इसके लिए उन्होंने 740 एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूलों के लिए शिक्षकों की भर्ती निकाली जाएगी। 740 एकलव्य स्कूलों के लिए। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। प्राथमिकता 1 पढ़ ली, प्राथमिकता 2। प्राथमिकता अब हम लोग पढ़ेंगे अवसंरचना और निवेश के बाद। अवसंरचना और निवेश, इनकी इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट, हम कहां पे ज्यादा से ज्यादा खर्च करेंगे ताकि उसका आउटपुट मिले। हम कहां पे ज्यादा से ज्यादा खर्च करें ताकि आउटपुट मिले। मैंने आपको फ्री में 1 रुपया दिया, उसे मुझे क्या फायदा होगा? आपने मेरे को 10 पैसे दे दिया 1 रुपये में से टैक्स के रूप में। आपने मेरी फ्री में दिया, आपने कुछ जीएसटी के रूप में कोई सामान खरीदा, फिर मेरे को जीएसटी के रूप में 10 पैसे मिले। ठीक है, अगर मैं यही पैसा 1 रुपया अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर पर डालूं या मैं किसी हॉस्पिटलिटी के ऊपर डालूं, यानी कि मैंने रोड बना दी, पोर्ट बना दिया, ऐसा कुछ प्रोडक्ट तैयार कर दिया जिससे इनकम बढ़े, तो वो 1 रुपया के बढ़ करके कितना हो जाएगा? 3 रुपये मिलेगा मेरे को आने वाले समय में। एकदम नहीं मिलेगा, लेकिन आने वाले समय के अंदर वो 3 रुपये हो जाएगा, 1 रुपये। लेकिन अगर मैंने आपको कोई चीज फ्री में दी तो मेरे को कुछ नहीं मिलने वाला, उसके बदले मेरे को सिर्फ 10 पैसा मिलेगा जीएसटी के रूप में, समझ लीजिए। लेकिन वही पैसा मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर ऊपर डाला तो वो 1 रुपया मेरे 3 रुपये बन करके आएगा। बात समझ में आई आपको? क्या ये बात समझ में आ गई? तो अवसंरचना और निवेश, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट या फिर इन्वेस्टमेंट की मैं बात करूं तो उसके बारे में समझते हैं। हम इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इनकी सड़कें बना लेते हैं, हाईवेज बना लेते हैं, इसके अलावा ब्रिज बना लेते हैं, पोर्ट बना लेते हैं, और रेल है, नई नई रेलों को लेकर जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब हमने रोड के ऊपर खर्च कर दिया, एयरपोर्ट के ऊपर खर्च कर दिया, पोर्ट्स के ऊपर, यूटिलिटीज, एनर्जी, रेलवेज, एजुकेशन, हेल्थ केयर, सोशल,
इनके ऊपर जो खर्चा किया जाएगा वो 1 रुपया एक दिन 3 रुपया बनकर के बाहर आएगा। तो सरकार सबसे ज्यादा खर्च भी इनके ऊपर कर रही है। ये लॉन्ग टर्म बजट है, इसका एकदम इमीडिएटली कोई भी फायदा नहीं होगा, साल भर के अंदर कुछ नहीं होगा, साल भर के अंदर तो इसके ऊपर पैसे डाला जाएगा। आने वाले वर्ष के अंदर इससे बहुत बड़ी इनकम होगी टैक्स के रूप में, ठीक है। तो ये इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं आज। अवसंरचना एवं निवेश के बारे में। पूंजीगत निवेश परिव्यय के लगातार तीसरे वर्ष 33% की तीव्रतम वृद्धि के साथ 10 लाख करोड़ रुपए, जीडीपी का 3.3% इसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हम लोग खर्च करने वाले। कितने? 10 लाख करोड़ रुपए। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हम कितना खर्च करेंगे? 10 लाख करोड़ रुपए। प्रभावी पूंजीगत व्यय हमारा 13.7 लाख करोड़ रुपए होगा, जो जीडीपी का 4.5% होगा। और शहरी अवसंरचना विकास निधि की टीयर 1 और टीयर 2 शहरों को अवसंरचना विकास के लिए, यानी कि ये क्या कह रहा है, टीयर 1 और टीयर 2 के जो जितने भी शहर उनको विकसित करने के लिए, उनको टीयर 1 तक लाने के लिए, टीयर 2 टीयर 3 वाले शहर को भी, तो इनके लिए क्या किया जाएगा? शहरी अवसंरचना विकास निधि इन्होंने एक बनाई है। इनके जो फंड की व्यवस्था कौन करेगा? राष्ट्रीय आवास बैंक प्रबंध करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रीय आवास फंड इसके द्वारा फंड देगा। कौन देगा? राष्ट्रीय आवास विकास प्रबंधन इसका पैसा देगा। किसके लिए? शहरी अवसंरचना का विकास के लिए, ठीक है। टीयर 1 को टीयर 2 इनके विकास के लिए। हमने रेल के अंदर कितना बजट लगाया है? हमने 2.4 लाख करोड़ रुपए कहां पे डाले हैं? रेल के अंदर। रेल की कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, वंदे भारत एक्सप्रेस को ज्यादा से ज्यादा चलाने के लिए हमने 2.4 लाख करोड़ रुपए इसके अंदर इन्वेस्ट किए। पहले कितना था? 2013-14 के अंदर, ये 13-14 के अंदर हमारे पास में था 63,000 करोड़ रुपए, और अब कितने हो गए? 2.4 लाख करोड़। कितना अधिक है? 1.77 लाख करोड़ रुपए अधिक है, 1,77,000 करोड़ रुपए अधिक है, ठीक है। हम रेल कनेक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हैं। अगर ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा, अगर ट्रांसपोर्ट बढ़ता तो इससे लोगों के रोजगार बढ़ते हैं और भी हमें बहुत सारी इनकम होती है। विदेशी कंपनियां आने में झिझक नहीं करती है कि अमेरिका अमीर है इसलिए वहां की चौड़ी सड़कें हैं, या चौड़ी सड़कें हैं इसलिए अमेरिका अमीर है। क्या कह सकते हो इसके बारे में? वहां की चौड़ी सड़कें, वहां का आवागमन, वहां का ट्रांसपोर्ट आसान है, इसीलिए क्या है वहां पे वो अमीर है देश। इसलिए हमारा भी ट्रांसपोर्ट हम लोग क्या कर रहे हैं? बिल्ड कर रहे हैं, ताकि हमारी भी इकोनॉमी क्या हो? बढ़े, हमारे देश में भी बहुत ज्यादा पैसा आए, वहां का विकास हो। इतनी बात ध्यान रखिए। रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान शहरी अवसंरचना विकास निधि के तहत। यह रेलवे इतिहास का अब तक का सबसे अधिक परिव्यय 2013-14 में किए गए परिव्यय का लगभग 9 गुना है। बात को याद रखिए, 2013-14 के अंदर जितना व्यय किया गया था उसका ये 9 गुना है, 9 गुना अधिक है। ध्यान रखिए, ये सवाल आपका बन सकता है, ठीक है। भारत सरकार की जो योजना है, सरकार की योजना अगस्त 2023 तक 75 वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएगी। अभी तक हमने कितनी वंदे भारत एक्सप्रेस चला ली है? 8 या 9, 2 अभी चलेगी कल 10 फरवरी को। कहां पे? शायद मुंबई के अंदर। तो लगभग 10 हम लोगों ने वंदे भारत एक्सप्रेस चला ली। इन्होंने क्या कहा कि 2023 के अंदर हम लोग 75 वंदे भारत ट्रेनें चलाएंगे, ठीक है। और हमारा जो टारगेट है 500 भारत, आने वाले सालों के अंदर 500 ट्रेनें चलेंगे, ठीक है। 2016 में नरेंद्र मोदी जी रेल बजट के मुख्य बजट के साथ में विलय कर दिया गया था, जो पहले अलग से रेल बजट था। यानी कि इन्होंने क्या किया कि 2016 से पहले रेल बजट जो अलग से पेश किया जाता था, लेकिन अब बजट के साथ में ही क्या कर देते हैं? बजट को पेश किया जाता है। आगे बढ़े। भारतीय रेलवे कम से कम 500 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का निर्माण करने, 100% विद्युतीकरण हासिल करने के महत्वाकांक्षी रेलवे स्टेशन पुनर्विकास विकास योजना को लागू करने की योजना बना रही है। यानी कि भारत सरकार के द्वारा, हाल की जो सरकार है, इनके द्वारा 500 वंदे भारत एक्सप्रेस निर्माण करने और 100% विद्युतीकरण करने का इनका लक्ष्य है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। वंदे भारत एक्सप्रेस के अलावा भारतीय रेलवे की राजधानी, शताब्दी, दूरस्थ हमसफरों, तेजस जैसी मुख्य ट्रेनों को डिब्बों को नवीनीकरण योजना गवर्नमेंट बना रही है। इतनी बातें आप इसके अंदर आपको ध्यान रखनी है। केंद्रीय बजट 2023 में उच्च शिक्षा के लिए 44,094 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। अगर हायर एजुकेशन लेना चाहते हो तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कितना बजट रखा है? वो है 44,094 करोड़ रुपए। इतनी बात इसके अंदर आपको ध्यान रखनी है। उच्च शिक्षण संस्थान के लिए 5G सेवाएं उपयोग के लिए ऐप विकसित करने की, एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए इन्होंने 100 प्रयोगशालाएं स्थापित करने की बात कही है। 5G सेवाओं के लिए, उच्च शिक्षाओं के लिए 100 प्रयोगशालाएं बनाई जाएगी।
किसके लिए? ऐप विकसित करने के लिए, एप्लीकेशन बनाने के लिए। अब हम बात करें सक्षमता के सामने लाना। सक्षमता को सामने लाने का मतलब अधिक से अधिक लोग व्यापार करें, ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप्स हो, ज्यादा से ज्यादा एमएनसीज हो, वहां से टैक्स ज्यादा आएगा, वहां से रोजगार के सृजन पैदा होंगे। स्थायी खाता संख्या पैन संख्या को सामान्य पहचानकर्ता के रूप में प्रयोग किया जाएगा, सामान्य बिजनेस पहचानकर्ता। अब जितने भी बिजनेसमैन है, अब उसको आधार कार्ड रखने की जरूरत नहीं, अगर उसके पास पैन कार्ड है वही उसका पहचान पत्र है। समझ में आ गई आप बात को? इसके लिए क्या कहते हैं, पैन कार्ड को क्या कर दिया, अनिवार्य कर देगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए इन्होंने 3 उत्कृष्टता केंद्र स्थापना करने की बात की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब आप रूम के अंदर एंटर किए, पंखा चल गया, एसी चल गया, आपका जितना शरीर का टेम्परेचर जितना आपको जरूरत है उतना टेम्परेचर के अंदर एसी चल रही है, ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर कोई भी मशीन मानव मस्तिष्क की तरह अगर व्यवहार करने लग जाए उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे भारत में। ठीक है, यह है सक्षमता को सामने लाने का कार्य। इसके अलावा कारगर न्यायी प्रशासन के लिए 7,000 करोड़ व्यय के रूप में ई न्यायालय परियोजना का तीसरा चरण शुरू किया जाएगा। हमारे यहां पर क्या है, लोगों को जल्दी से जल्दी न्याय मिल सके, इसके लिए गवर्नमेंट 7,000 करोड़ रुपए इसके लिए व्यय किए जाएंगे, यानी कि ई न्यायालय की परियोजना को तीसरा चरण शुरू करने के लिए। ठीक है, ई न्यायालय का मतलब आपके मोबाइल के ऊपर ही आपको न्याय मिल जाएगा, ऐसी व्यवस्था की जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा। आगे 5G सेवाओं के आधारित विकास के लिए 100 प्रयोगशाला का विकास करना गवर्नमेंट का लक्ष्य है। इसके अलावा मिशन कर्मयोगी प्रशासन की पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए एक मिशन कर्मयोगी आया था सिविल सेवकों के ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए। इन्होंने एक और बनाया है आई गॉड कर्मयोगी। क्या बनाया है? आई गॉड कर्मयोगी। किसके लिए? सिविल सेवकों के लिए प्रशिक्षण के लिए। क्यों? उसकी प्रशासन की पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए इनको द्वारा इस योजना को प्रारंभ करेगी गवर्नमेंट आई गॉड कर्मयोगी को। बात समझ में आई आपको? ये चौथी प्राथमिकता थी हमारी, सक्षमता को सामने लाने के लिए, पारदर्शिता लाने के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण सिविल सेवकों के लिए आई गॉड कर्मयोगी योजना प्रारंभ करेगी गवर्नमेंट। समझ में आ गई आपको? सक्षमता को सामने लाने के लिए हमने क्या क्या बातें कर ली अब तक। 5G सेवाओं के लिए 100 प्रयोगशालाएं विकसित की जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्र बनाए जाएंगे। इसके अलावा जन विकास विधेयक, इसके अलावा और हमने क्या बातें की, और बिजनेसमैन के आधारभूत संरचना के लिए हम लोग क्या करना, पैन कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है। इतनी बातें इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान रखनी है। हरित विकास, ग्रीन डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। भारत ने इसके अंदर बहुत ज्यादा पैसा लगाया है, लगभग 20,000 करोड़ रुपए, यानी कि भारत ने हरित हाइड्रोजन मिशन 19,700 करोड़ रुपए 2030 5 ट्रिलियन मिलियन टन वार्षिक उत्पादन, यानी कि जीरो कार्बन पॉलिसी इनके द्वारा लागू की जाएगी। कितनी? जीरो कार्बन पर आधारित होगा। हरित हाइड्रोजन के लिए 19,700 करोड़ रुपए दिए गए। पीएम प्रणाम, पीएम प्रणाम का मतलब है पृथ्वी माता के पुनरुद्धार, उनके प्रति सजगता और पोषण के विकास के लिए। पृथ्वी माता का जो पुनरुद्धार कैसे होगा, आप जितने भी रासायनिक खाद का उपयोग करते हो उसका न्यूनतम से न्यूनतम हो, कृषि खाद्यों और जैविक खाद्यों का बढ़ावा मिले, इसके लिए उन्होंने पीएम प्रणाम योजना प्रारंभ की। भूमि को क्या पुनरुद्धार करने, उसकी सजगता के लिए, पोषण और उसके सुधार के लिए। ठीक है, इसके अलावा मिष्टी योजना, तटीय पर्यावास और ठोस आमदनी के लिए मैंग्रोव वन को पहल करना। मैंग्रोव वन को पहल करने के लिए इनके द्वारा मिष्टी योजना लागू की गई है। इसके अलावा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए इनके द्वारा 100,000 बायो इनपुट सोर्सेज केंद्र बनाए जाएंगे। कितने? 10,000 बायो इनपुट सोर्सेज केंद्र बनाए जाएंगे। किसके लिए? जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए। इनके उसके अंदर रासायनिक खादों का उपयोग बिल्कुल भी नहीं होगा, वो बिल्कुल जैविक खेती, नेचुरल फ्रूट्स आपको मिलेंगे, नेचुरल खाद्यान्न आपको मिलेंगे। इसके लिए 10,000 बायो इनपुट रिसोर्सेज केंद्र बनाए जाएंगे। पीएम प्रणाम की जो फुल फॉर्म है आप ध्यान से देख लेना। ठीक है, यह है पीएम प्रणाम की फुल फॉर्म। और मिष्टी की जो फुल फॉर्म है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम। इसको भी आप ध्यान रखिए। मैंग्रोव वन होते हैं जो क्या करते हैं,
जो कि सुनामी वगैरह आती है उससे हमारी रक्षा करती है मैंग्रोव वन का, इसलिए मैंग्रोव वन को पहल को भी हमें बढ़ाना चाहिए, गवर्नमेंट ने जो भी किया है। ठीक है, इसके अलावा गोबरधन यानी कि गोबर से धन बनाना, यानी कि वेस्ट को क्या करना है, धन बनाना। जो भी कचरा है, ये कचरा इस फैक्ट्री के अंदर आया, गुड्स आया, फिर यहां से कुछ अच्छा माल बनकर के तैयार हुआ और मार्केट के अंदर निकल गया, यानी कि अपशिष्ट पदार्थों से क्या करना है, अपशिष्ट पदार्थों से कोई प्रोडक्ट बनाना। इसके लिए गोबरधन योजना गवर्नमेंट के द्वारा लागू की गई। इनके ने ग्लोबलाइजिंग बायो एग्रो रिसोर्सेज धन, क्या है इसका फुल फॉर्म, गैल्वेनाइजिंग बायो एग्रो रिसोर्सेज धन, यानी कि अपशिष्ट पदार्थों से क्या बनाना है, कोई प्रोडक्ट हमें निर्माण करना है। इसके लिए गवर्नमेंट ने योजना लेके आई जिसका नाम क्या है, गोबरधन योजना। बातें समझ में आई कि नहीं आई आपको? आगे बढ़े। मिशन लाइफ पंचामृत योजना। पंचामृत योजना एक उत्तर प्रदेश के अंदर है जो गन्ना की खेती को बढ़ावा देने के लिए पंचामृत योजना। यहाँ पर पंचामृत का अर्थ क्या है कि COP26 के अंदर जब मोदी जी गए थे, कहां पर, ग्लासगो के अंदर, वहां पर उन्होंने पर्यावरण को बेहतर करने के लिए उन्होंने एक योजना प्रारंभ की, पंचामृत योजना, मिशन लाइफ। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। अमृत धरोहर, आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए 3 वर्ष इन्होंने टारगेट बनाए हैं। उन्होंने कहा जब मोदी जी सरकार के अंदर आए थे उस समय भारत के अंदर 26 थे आर्द्र भूमि क्षेत्र। कितने थे आर्द्र भूमि क्षेत्र, कितने थे, 26 थे। अब कितने हो गए, बढ़कर के 75 हो चुके हैं। कितने हो चुके हैं, 75, यानी कि 75वें वर्ष अमृत काल के अंदर हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। आजादी की 75 वर्ष हो चुके हैं और 75 वर्ष के अंदर हमने 75 आर्द्र भूमि स्थल चिन्हित कर लिए गए। ये कितने कर लिए गए, 75 कर लिए। आर्द्र भूमि संरक्षण और सर्वाधिक कहां पे भैया, तमिलनाडु के अंदर। आर्द्र भूमि सर्वाधिक क्षेत्र कहां पे है, तमिलनाडु के अंदर है। इन्होंने कहा 2070 तक निवल शून्य कार्बन का उत्सर्जन किया जाएगा, 0 कार्बन। ठीक है, इसके लिए हरित मिशन इन्होंने बहुत ज्यादा बनाया है, हाइड्रोजन मिशन को आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा इन्होंने कहा देखो अपना देश, देखो अपना देश। आपको विदेश जाने की जरूरत नहीं, यानी कि विदेशी पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए और देश के अंदर भी ऐसे 50 स्थल को विकास किया जाएगा जिसके अंदर अधिक से अधिक विकास हो और लोग इनको आकर्षित होकर के वहां घूमने के लिए आए। ऐसे 50 स्थल गवर्नमेंट बनाएगी, ऐसे विकसित करेगी। इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। हरित मिशन के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़े, सतत कार्य को प्रोत्साहन देने के लिए हरित ऋण कार्यक्रम शुरुआत की। राज्यों केंद्र शासित राज्यों के वैकल्पिक उर्वरक उपयोग को प्रोत्साहन देने के लिए पीएम प्रणाम योजना हमने शुरू की। इसके अलावा 10 गोवर्धन योजना के तहत 500 नई अपशिष्ट आमदनी संयंत्रों की स्थापना की जाएगी। गोवर्धन योजना के तहत हम 500 संयंत्र बनाएंगे। कितने, 500। ये याद रखिए, डाटा याद रखिएगा साथियों। डाटा को क्या करना है, आपको याद रखना है। 500 संयंत्र हम लोग बनाएंगे जो अपशिष्ट पदार्थों से क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। कचरे से क्या बनेंगे, प्रोडक्ट बनेंगे। कचरे से क्या बनाएंगे, धन बनाएंगे। इसके लिए कितने अपशिष्ट केंद्र बनाए जाएंगे, 500। ठीक है, आर्द्र भूमि के इष्टतम उपयोग के लिए 3 वर्षों के लिए अमृत धरोहर की लागू किया जाएगा, यानी कि भूमि को उर्वरक से मुक्त की जाएगी, भूमि को सुधार कर कार्य किया जाएगा। इतनी बातें इसके अंदर आपको ध्यान रखनी है। फिर आ जाती है युवा शक्ति, प्राथमिकता 6। अब आपके इसके अंदर ये नहीं कहा कि हम रेलवे के अंदर इतनी भर्ती निकालेंगे, एसएससी के अंदर इतनी निकालेंगे या फिर कोई भी भर्तियां निकालेंगे। इन्होंने क्या कहा, सीधी सी बात को समझिएगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लागू की जाएगी। क्या की जाएगी, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लागू की जाएगी। इसके लिए 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर बनाए जाएंगे। क्या कहे जाएंगे, 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर बनाए जाएंगे जहां पर युवाओं को स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा। फिर उनको विदेशों में भेजा जाएगा, इंटरनेशनल लिखा हुआ, विदेशों के अंदर भेजा जाएगा, उसकी सेवाएं प्रदान की जाएगी। लोगों के अंदर स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा, युवाओं के अंदर स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा। उनको सीधे ही नौकरी नहीं देने की बात कही गई है। इनके द्वारा कहा कि यूनिटी मॉल बनाए जाएंगे। क्या, यूनिटी मॉल, किसी भी क्षेत्र का अगर कोई भी प्रोडक्ट है, उस शहर का एक जिला एक प्रोडक्ट, या उस राज्य का एक जिला ऐसा बनाया जाएगा जहां पर जितने भी जीए टैग के वाले प्रोडक्ट है वहां पर बेचे जाएंगे। इस प्रकार के बड़े बड़े मॉल बनाए जाएंगे। ठीक है, यूनिटी मॉल की इन्होंने बात कही है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, विक्रेज नहीं है, यहाँ विलेज है। क्या है, विलेज, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, यानी कि जितने भी सीमावर्ती क्षेत्र के अंदर जो भी गांव है उनको विकसित किया जाएगा।
वहां की सड़कें सुधारी जाएगी, वहां आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारा जाएगा इनके द्वारा। ये इनका विजन है। सातवीं प्राथमिकता है वित्तीय क्षेत्र। क्या है वित्तीय क्षेत्र के अंदर इन्होंने क्या कहा? राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्टर, ऋण, कुशल प्रवाह, वित्तीय स्थिरता, महिला सम्मान निधि पत्र, महिला सम्मान निधि बचत पत्र, महिला सम्मान निधि बचत पत्र। अब महिलाएं वैसे भी तो पैसे बहुत चुराती है, अब तो कुछ ज्यादा ही चुराएगी। इन्होंने कहा कि 2 वर्ष के लिए ये योजना होगी, 2025 तक होगी। इसके अंदर जो महिलाएं बैंक के अंदर 2 लाख रुपए जमा करेगी, उसको 7.5% ब्याज की दर से उनको वापस पैसे 2 साल के बाद में लौटा दिए जाएंगे। यानी कि 2 साल का जो ब्याज होता है 2 लाख रुपए का, 7.5% की रेट से 31,000 रुपए। 2 साल के बाद में महिलाओं को 2,31,000 रुपए दे दिए जाएंगे। किसके तहत? महिला सम्मान बचत पत्र के तहत। बात आपको समझ में आई? और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना जो मैक्सिमम लिमिट थी 15 लाख से अब कितनी कर दी गई है? 30 लाख रुपए कर दी गई है। दोनों बातें आपको समझ में आ गई। महिला सम्मान बचत, यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना मैक्सिमम लिमिट कितनी कर दी गई? 15 लाख से 30 लाख तक, कोई टैक्स नहीं देना है। अब हम लोग बात करते हैं राजकोषीय घाटे की। 2022-23 के अंदर हमारा जो घाटा हुआ 6.4% का हुआ है, और इन्होंने अब की बार कहा कि 2023-24 के अंदर जो घाटा है हम कितना कर देंगे? 5.9% कर देंगे। कितना कर देंगे? 5.9% घाटा को कम कर देंगे। और इन्होंने कहा 2025-26 के अंदर हम 4.5% कम कर देंगे। होता है या नहीं होता है फिर हम लोग आगे देखेंगे। फिर भाई इन्होंने ये बात कही है, इस बातों को, इन डाटा को विशेष तौर से ध्यान रखना, इन दोनों डाटा को, ठीक है, इन दोनों डाटा को विशेष तौर से ध्यान रखिएगा साथियों। बजट में शब्दों का कितना कितना जो प्रयोग हुआ है उसके बाद में ध्यान दीजिए। टैक्स शब्द का 51 बार प्रयोग हुआ है, डेवलपमेंट का 28 बार हुआ है, स्टेट्स का 27 बार हुआ है, फाइनेंस का 25 बार उपयोग हुआ है, एग्रीकल्चर और फार्मिंग का 25 बार हुआ है, यूथ का 8 बार हुआ है, आदिवासी का 6 बार हुआ है, और डिजिटल या ऑनलाइन जो शब्द है वो हुआ है 17 बार यूज हुआ है, और अमृत कल 9 बार यूज हुआ है। आपको क्या याद रखना है? आपको तो विशेष तौर एक तो यूथ वाला याद रखना, एक अमृत काल का कितनी बार यूज हुआ है ये याद रखिएगा, ठीक है। एक बार पढ़ना जरूर, ताकि आपको एक ऑल ओवर आइडिया रहे कि उसका कितना बार यूज हुआ। पूछा भी जा सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता है। जो टैक्स स्लैब है उसके बारे में बात करते हैं। पुराना टैक्स सिस्टम किस प्रकार से था और नया टैक्स सिस्टम किस प्रकार से, उसके बारे में बात करते हैं। इन्होंने कहा कि 0 से 3 लाख तक कोई तरह का ब्याज नहीं देना है। फिर 3 से 6 लाख तक 5%, 6 से 9 तक 10, 9 से 12 15, और 12 से 15 या 15 से ऊपर 12 से 15 तक आपको 20% है, और 15 लाख से अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो आपको 30% टैक्स वसूला जाएगा। ये नई टैक्स स्लैब है, ठीक है। पुरानी टैक्स स्लैब क्या थी? 0 से 2.5 लाख रुपए तक कोई तरह का आपको टैक्स नहीं देना था, ठीक है। और 2.5 लाख से 5 लाख तक आपको 5%, 5 से 10 तक 20 था, और 10 से 30 तक कितना था? 10 से ऊपर जितने भी आपकी इनकम है वहां पर आपको 30% क्या था? टैक्स वसूला जाता था। आप समझिए, आगे बढ़ेंगे हम लोग। उससे पहले अगर कोई व्यक्ति साल का 1 करोड़ रुपया कमाता है, 1 करोड़ रुपया कमाता है, तो 30% अगर वो गवर्नमेंट टैक्स लेती तो इसका मतलब 30 लाख रुपए तो गवर्नमेंट टैक्स के रूप में चले जाएंगे ना, हाँ या ना? तो लोग टैक्स चोरी भी बहुत करते हैं। अगर इस टैक्स चोरी को अगर बचा दिया जाए ना तो राजकोषीय घाटा होगा ही नहीं, कभी भी नहीं होगा। गवर्नमेंट के पास में प्लस पॉइंट ही होगा। अब ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं। बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। आयकर में बड़ी छूट का ऐलान किया। मौजूदा वित्तीय वर्ष में जो घाटा है वो कितना है? 6.4 था। कितना था? 6.4 था 2022 के अंदर। और इन्होंने कहा जो विकास की 2010 का लक्ष्य है हमारी, जो 7% रहने वाली विकास की दर का। लिथियम आयन बैटरी के आयात पर कस्टम ड्यूटी में इन्होंने छूट दी है, ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जा सके, सस्ती होगी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, ठीक है। आयुष्मान भारत योजना के लिए इन्होंने 7200 करोड़ रुपए का आवंटन फंड पेश किया। फंड में 12% का क्या किया? इजाफा किया, 12% इन्होंने बजट इसके अंदर बढ़ाया है। पीएम आवास योजना के तहत 79,000 करोड़ का आवंटन, ये जो फंड है वो 66% इन्होंने बढ़ाया है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर 10 लाख करोड़ का इन्होंने फंड दिया, जो पिछले सालों की बजाय ये 33% ज्यादा है। ये भी आपको पॉइंट ध्यान रखना है। रेलवे बजट 2.4 लाख करोड़ का बजट है,
निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाने के लिए तैयार किया गया। पहचान पत्र पैन कार्ड को मान्य कर दिया गया। केवाईसी की प्रक्रिया इन्होंने आसान कर दी है। अब कोई भी व्यक्ति खाता खुला सकता है। पैन कार्ड को बिजनेसमैन के लिए पहचान पत्र के रूप में इन्होंने उपयोग करने के लिए बात कही है। इसके अलावा क्या बातें हैं, महिलाओं के लिए बचत योजना, 2 लाख की बचत पर 7.5% का ब्याज मिलेगा महिलाओं को, और वो 7.5 लाख का 2 साल का ब्याज कितना हो, 31,000, 2,31,000 2 साल के बाद महिलाओं को मिलेगा। ये योजना 1 अप्रैल से लागू होने शुरू हो जाएगी। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए 19,700 करोड़ रुपए इन्होंने आवंटन किए। वाहनों की स्क्रैपिंग के लिए इन्होंने फंड इन्होंने बढ़ाया है। बुजुर्गों के लिए बचत सीमा 30 लाख कर दी गई है। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की सीमा अब कितनी कर दी है, दुगुनी कितनी कर दी, पहले 15 लाख थी, अब कितनी कर दी है, 30 लाख। कई आवश्यक वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी इन्होंने घटाई है। 21% की जगह 13% इन्होंने कस्टम ड्यूटी अभी लगाएंगे। ये कस्टम ड्यूटी क्या होगी, इसके बारे में हम लोग, ये सेशन बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए अलग से इसकी क्लास लेंगे। इन्होंने रक्षा क्षेत्र के अंदर 5.25 लाख करोड़ रुपए के आवंटन किए। रक्षा क्षेत्र के अंदर ये सरकार बजट का करीब 13.31% और जीडीपी का 2.9। हमने जीडीपी और बजट दोनों अलग अलग पढ़े हैं ना। देखो जीडीपी का हमारा खुद का प्रोडक्शन है, उसके हिसाब से तो ये जो रक्षा बजट है हमारा 2.9% है। कितना है, 2.9%। लेकिन अगर मैं बजट की बात करूं, बजट का ये 13.31% है। ठीक है, ये हमारा रक्षा बजट के ऊपर है। ठीक है, नई कर व्यवस्था के अंदर 7 लाख रुपए तक की कोई आयकर के अंदर छूट दी गई है। अगर आपकी इनकम 7 लाख है वार्षिक, तो आपको किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना है। अगर 7 लाख 1 रुपया भी हो गया तो फिर आपका फंडा फूटना है, आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, 3 लाख तक का बिल्कुल फ्री है। 3 लाख तक का आपको कोई प्रकार का टैक्स नहीं देना। 3 लाख के ऊपर का जितना पेमेंट उसके अनुसार, अगर 7 लाख से ज्यादा है और 7 लाख और 3 लाख के बीच में बात करूं तो 5% आपका टैक्स लगेगा। समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, नई कर व्यवस्था के तहत वेतनधारी को 50,000 रुपए, पेंशनधारियों को 15,000 रुपए तक की मानक कटौती दी गई। नई कर व्यवस्था के उच्चतम अधिकतम 37% से घटा करके 25% कर दी गई, जिसके बारे में बहुत ज्यादा पैसा था। वहां पे 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़, वहां पे उन्होंने क्या कहा कि आपको 37% टैक्स नहीं देना, अब आप 25% दे सकते हो, ताकि क्या है, जो ज्यादा पैसे कमाते हैं ना उनको ज्यादा टेंशन हो। अगर आप टैक्स ज्यादा कम दोगे, टैक्स स्लैब अगर छोटी होगी, टैक्स न्यूनतम लिया जाएगा तो हर व्यक्ति टैक्स दे पाएगा। इसके लिए इन्होंने व्यवस्था की, इनको टैक्स को उन्होंने घटा दिया, 25% कर दिया 37। गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति के समय मिलने वाली अर्जित अवकाश की पेंशन के अंदर छूट देकर 25 लाख रुपए किए गए। यानी कि अगर आप गवर्नमेंट के अंदर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर के अंदर, अगर आपकी सेवानिवृत्ति के अंदर आपको पेमेंट मिलता है एक साथ में, अगर वो पेमेंट 25 लाख तक का है तो आपको कोई टैक्स नहीं करना है। 25 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपको टैक्स चुकाना पड़ेगा। ठीक है, इतनी छूट इन्होंने दी है। जीडीपी के प्रतिशत के रूप में स्लैब दे रखा है, इसको भी समझेंगे हम बजट की क्लास के अंदर अलग से समझेंगे। ठीक है, नई कर व्यवस्था 5 करोड़ रुपए से अधिक के उच्च आय वाले लोगों को 37% घटाकर क्या कर दी गई, 25%। जो व्यक्ति 5 करोड़ से ज्यादा पैसे कमा रहे थे उनसे गवर्नमेंट टैक्स कितना लेती थी, 37%। अब कितना लेगी, 25%। ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, वेतन भोगी या पेंशन भागी जो भी करदाता है उनकी कटौती लाभ नई व्यवस्था में दिए गए। यानी कि जो भी वेतन भोगी, कोई भी अगर व्यक्ति 4 बार क्या बनना है, MP MLA बना है, 4 बार उनको क्या मिलेगी, पेंशन। अमाउंट तो काफी बड़ा होता है, उनको बिल्कुल इन्होंने क्या दे दी है, छूट दे दी है इसके अंदर। ठीक है, गैर सरकारी वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति की छुट्टी नकदीकरण की छूट की सीमा को बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी है। इतनी बातें साथियों आपको इसके अंदर ध्यान में रखनी है। 31 मार्च 2024 तक विनिर्माण शुरू करने वाली नई सहकारी जो कार्य समितियां हैं उनको 15% कॉर्पोरेट कर का लाभ मिलेगा। और पीएससीबी द्वारा नकद के जमा ऋण के लिए 2 लाख उच्चतर सीमा उन्होंने बढ़ाई है। सहकारी जो समितियों के नकद जो निकासी TDS है उसके लिए 3 करोड़ की उच्चतम सीमा उन्होंने रखी है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो आप अपने साथियों के साथ में शेयर करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक जय हिंद जय भारत।